हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेल साइकिल कंट्रोल एंड चेक पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। ये लास्ट वीडियो होगी सेल साइकिल से रिलेटेड, और इसके अंदर हम जो कंप्लीट रेगुलेशन कैसे होता है सेल साइकिल का, सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया गया है कि इंटरफेज होता है एक, और एक होता है एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज के अंदर जो है हमें तीन फेजेस देखने को मिलते हैं, G1, S एंड G2। एम फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने जो माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस है उसे हम वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो वीडियो जो है चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्विसेंट स्टेट क्या होती है। जो G0 स्टेट आपको बताई गई थी, वो G0 स्टेट होती क्या एक्चुअली। तो वो सेल्स जो कि सेल डिवीजन नहीं करते, वो सेल्स जो कि प्रोलिफरेशन नहीं कर रहे, वो सेल्स जो हैं G0 स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चेक। तो G0 के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? सेल्स विच डू नॉट डिवाइड, विच डू नॉट डिवाइड। तो ऐसे सेल्स जो कि सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं कर रहे, डिवाइड नहीं कर रहे, वो G0 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये G0 की जो स्टेज है ये डिसाइड कब होती है? तो ये होती है जस्ट आफ्टर एम फेज। अब आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये सेल साइकिल है। अब सेल साइकिल के अंदर यहाँ पर एक हमने बना दिया, ये हो गया G1, ये हो गया S, ये हो गया M, ओ सॉरी ये हो गया G2, और यहाँ पर हो गया M। अब इस M फेज के बाद अगर सेल ने G1 फेज में एंटर कर लिया तो यानी कि वो सेल डिवीजन करेगा। अगर M के बाद उस सेल ने G0 में एंटर कर लिया तो मतलब अब ये सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। अब ये सेल जो है वो कितने टाइम तक डिवाइड नहीं करेगा, या फिर अपनी जो इसकी सेल डिवीजन पावर है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो उस बेसिस पर जो है यहाँ पर दो टाइप्स के सेल्स को हम समझेंगे। ठीक है, अगर जो कि दोबारा से एंटर कर सकते हैं, रिवर्सिबल मोड में है, जो कि दोबारा से सेल डिवीजन की प्रोसेस में, सेल साइकिल की प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कि वो सेल्स जो हैं वो क्विसेंट स्टेट में हैं, क्विसेंट स्टेट के अंदर हैं, जो कि रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि इन सेल्स में थोड़े टाइम के लिए जो है सेल डिवीजन जो है रुक गया है, थोड़े टाइम के लिए सेल साइकिल के अंदर ये एंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एंटर कर सकते हैं, ये कैपेबल है एंटर करने के दोबारा से। उसके बाद अगर इरिवर्सिबल हो तो उन सेल्स को हमने क्या कहा, या फिर उस स्टेट को हमने क्या कहा? तो हमने कहा सेनिसेंट एंड टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं वो फिर से जो है एंटर नहीं कर सकते। ये सेल्स जो हैं वो फिर से जो है सेल साइकिल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अब क्विसेंट सेट का तो समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी बॉडी का जो सेल है उसने पार्टिकुलर जो है अपनी सेल डिवीजन कंप्लीट कर ली, लेकिन हो सकता है वहाँ पर किसी फर्दर टाइम में, कुछ टाइम के बाद, और ये जो क्विसेंट स्टेट है ये सेल जो है वो एक हफ्ते के लिए, एक मंथ के लिए, कुछ सालों के लिए भी जो है मेंटेन करके रख सकता है। मतलब कुछ सालों के बाद भी वो सेल जो है वो एंटर कर सकता है फिर से सेल साइकिल में, अगर उसने सेल साइकिल जो है छोड़ दी है फिर भी। लेकिन अगर जो सेनिसेंट और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स की बात करें तो ये इनकी बात करते हैं अब अच्छे से। अगर सेनिसेंट सेल्स की बात करें तो ये जो हैं कंप्लीटली जो है डिसफंक्शनल सेल्स हैं। ठीक है, ये जो है कंप्लीटली डिसफंक्शनल सेल्स हैं, और ये जो है इनकी जो प्रोलिफरेशन है वो सीज हो चुकी है, और ये जो परमानेंटली जो है सेल साइकिल से बाहर मूव कर चुके हैं, यानी कि परमानेंटली जो है ये सेल साइकिल में अब एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया है। आप समझ रहे हैं, सेनिसेंट सेल्स जो हैं वो डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल होता क्या है कि सेल्स जो हैं वो एक पार्टिकुलर टाइम तक ही जो है डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे जैसे वो डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं वैसे वैसे जो टीलोमियर जो होते हैं, जो क्रोमोसोम का एंड का पार्ट होता है, वो जो है कम होता चला जाता है आफ्टर एवरी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन बार बार हो रहा है तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद जो है वो सेल जो है वो सेनिसेंट जो है सेनिसेंट सेल हो जाएगी, यानी कि अब वो चाह कर भी जो है सेल डिवीजन नहीं कर सकती।
टर्मिनल ये भी जो है इरिवर्सिबल ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ये भी जो है इरिवर्सिबल ही है। इरिवर्सिबल की दो टाइप्स होती हैं, क्विसेंट स्टेट जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल की टाइप है। अब ये टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स की बात करें, ये वो सेल्स होते हैं जिन्होंने एक पार्टिकुलर फंक्शन को ऑप्ट कर लिया। जैसे कि हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेल डिवीजन करने के प्लांट्स में, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। लेकिन अगर वो मेरिस्टेमेटिक सेल ये डिसाइड कर ले कि वो सिर्फ पैरेन्काइमा सेल बनकर रहेगी या वो सिर्फ कोलनकाइमा सेल बनकर रहेगी, तो होगा क्या, उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसे अब ये ही पार्टिकुलर काम करना है और सेल डिवीजन नहीं करना है। तो इसने क्या करा, इसने इरिवर्सिबली अपनी जो एबिलिटी है सेल डिवीजन की, अपनी जो एबिलिटी है प्रोलिफरेशन करने की, उसे खो दिया, और इसलिए अब ये जो है फर्दर सेल डिवीजन नहीं करेगी। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सेनेसेंट सेल कौन से होते हैं, क्विसेंट स्टेट क्या होती है, और टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन ऑप्ट कर लेते हैं। पार्टिकुलर फंक्शन को इन्होंने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, और ऑप्ट कर लिया तो उससे क्या हुआ कि ये जो है इरिवर्सिबल, अब इरिवर्सिबली जो है सेल साइकिल से बाहर आ गए हैं और सेल साइकिल में दोबारा एंटर नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेटली 95% जो सेल होते हैं वो जो है, मतलब हाँ, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 95% जो सेल हैं वो इंटरफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंटरफेज जो टाइम होता है G1S एंड G2, इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है हमारी बॉडी के वो जो है G0 स्टेज के अंदर होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है हमारी बॉडी के एक टाइम पर डिवाइड नहीं कर रहे होते, वो अलग अलग टाइम पीरियड पर डिवाइड करते हैं। ओके, सो 95% ऑफ द सेल साइकिल इज स्पेंट इन इंटरफेस। एक सेल, ये 95% ऑफ द सेल साइकिल स्पेंट इन इंटरफेस का मतलब ये भी है कि जो सेल साइकिल की प्रोसेस है उसके अंदर जो इंटरफेस का जो पार्ट है वो काफ़ी लंबा होता है और एम फेज का जो पार्ट है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। दैट इज़ वाई जो सेल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल साइकिल के इंटरफेज में ही पाया जाता है। ओके, अब आगे अगर बात करते हैं तो अगर हम आगे समझे तो यहाँ पर टाइम पीरियड देखते हैं कि किस फेज के अंदर कितना टाइम पीरियड लग रहा है। नॉर्मली जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, अगर G1S G2 और M की बात करें तो इनके अंदर जो नॉर्मली हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, तो G1 के अंदर हमें 11 आवर्स, S फेज के अंदर 8 आवर्स, G2 के अंदर 4 आवर्स और M के अंदर अबाउट 1 आवर। तो ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली हैं। ओके, ये सारी फिगर्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स जो हैं वो लग जाते हैं। कुछ कुछ सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर 18 आवर्स के अंदर हो जाती है डिवीजन, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर जो डिवीजन है वो 30 आवर्स तक जो है चली जाती है। तो हर सेल का अपना अलग तरीका होता है डिवीजन करने का, लेकिन जो ह्यूमन सेल हैं उनके अंदर अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अराउंड जो है टाइम लगता है। अब जो फर्दर हमें बात करनी है वो हम पहले कर चुके हैं कि जैसे 2n/2c जो है ये कंडीशन हमें G1 में देखने को मिलती है। S फेज के अंदर क्या होता है, S फेज के अंदर 2n तो सेम रहता है, लेकिन 2c/4c कंडीशन जो है हमें S फेज में देखने को मिलती है। और उसके बाद G2 फेज के अंदर भी हमें कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, 2n/4c कंडीशन जो है G2 के अंदर देखने को मिलती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो अब यहाँ पर इनके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे और आगे मूव करेंगे। अब बात करते हैं सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम की, कि सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ऐसा क्या प्रेजेंट है सेल्स के अंदर जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है। तो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। सेल साइकिल की जो प्रोसेस है इसको करवाने के लिए एक सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ये सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो है दो सब यूनिट होती हैं। इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की जो है दो सब यूनिट होती है, एक होते हैं साइक्लिन और अनदर सब यूनिट होती है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जिन्हें हम CDK भी कहते हैं, CDK। ओके,
तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, वो जो है उनकी दो सब यूनिट होती है, साइक्लिन और सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ओके, साइक्लिन जो है ये एक रेगुलेटरी सब यूनिट है। ये क्या है? रेगुलेटरी सब यूनिट, रेगुलेटरी सब यूनिट। और जो सीडीके हैं ये क्या है? ये है कैटालिटिक सब यूनिट, कैटालिटिक सब यूनिट। ठीक है, कैटालिटिक सब यूनिट क्या है, रेगुलेटरी सब यूनिट क्या है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब आगे बात करते हैं, तो कितने टाइप के जो है साइक्लिन प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर साइक्लिन हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ जो लोअर यूकैरियोट्स हैं उनके केसेस को भी हम स्टडी करेंगे, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके केसेस को भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आगे चलते हैं। जो डिफरेंट टाइप के साइक्लिन्स अगर हम बात करें सीजोसैक्रोमाइसिस पोम्बी के अंदर, सीजोसैक्रोमाइसिस पोम्बी कौन सी होती है? जो फिजन ईस्ट होती है। तो पहला केस हम स्टडी करेंगे फिजन यीस्ट का। ठीक है, फिजन ईस्ट सीजोसैक्रोमाइसिस पोम्बी। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल साइक्लिन जो है, एक सिंगल सीडीके जो है, एक सिंगल सीडीके होता है, एक सिंगल साइक्लिन होता है, और ये पूरी सेल साइकिल के जो इवेंट्स हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो सिंगल साइक्लिन एंड सिंगल सीडीके यहां पर प्रेजेंट होते हैं, और ये पूरी सेल साइकिल की जो प्रोसेस है उसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब एक चीज समझने की है क्या, कि जो साइक्लिन है उन्हें साइक्लिन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो सेल के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। जो है पीरियोडिकली जो है ये इंक्रीज करते हैं, पीरियोडिकली जो है ये डिक्रीज करते हैं, और इनका इंक्रीज और डिक्रीज होने के बेसिस पर जो है सीडी के काम करते हैं। तो एक साइक्लिक वे में जो है इनका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसलिए इन प्रोटीन्स का नाम लिखा गया साइक्लिन। सीडी के यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, इनके नाम से पता लग रहा है कि ये साइक्लिन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना काम करने के लिए। अगर साइक्लिन प्रेजेंट होगा तभी सीडीके जो है वो अपना काम कर पाते हैं। और सीडीके करते क्या है? तो सीडीके जो है ये फोस्फोराइलेशन करते हैं। फोस्फोराइलेशन जो है सीरीन थ्योरोनिन जो है उन रेसिड्यूज का एक स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स के ऊपर जो है ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स के ऊपर सीरीन थ्योरोनिन का जो है ये फोस्फोराइलेशन करवाने का काम करते हैं, और उसके बेसिस पर जो टारगेट प्रोटीन्स है वो फर्दर जो है सेल साइकिल में काम करता है। ठीक है, तो फ्यूजन ईस्ट के अंदर एक सिंगल साइक्लिन होता है और एक सिंगल सीडीके होता है जो पूरी सेल साइकिल के इवेंट्स को जो है रेगुलेट करने का काम करता है। सेकंड है बडिंग ईस्ट। बडिंग ईस्ट, बडिंग ईस्ट जो कि बडिंग करती है रिप्रोडक्शन के लिए, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमें एक टाइप का सिर्फ सीडीके दिखता है, तो सिंगल सीडीके, सिंगल सीडीके एंड साइक्लिन। साइक्लिन जो है यहां पर 4 टाइप का होता है। ओके, तो 4 साइक्लिन। तो एक सिंगल सीडीके जो है वो 4 साइक्लिन के साथ काम करके पूरी सेल साइकिल की जो प्रोसेस है उसे रेगुलेट करता है बडिंग ईस्ट के अंदर, सीजो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर। अब थर्ड केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो हमारे लिए वो है वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के केस को समझते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर बहुत सारे साइक्लिन प्रेजेंट हैं और बहुत सारे सीडीके प्रेजेंट हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उसे समझते हैं। तो पूरी अब एक साइकिल के थ्रू जो है हम इसको समझेंगे। ये हमारी सेल साइकिल, इस सेल साइकिल के अंदर ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 और ये M फेज। ठीक है, अब यहां पर G1 फेज में कौन सा साइक्लिन है? तो यहां पर प्रेजेंट है साइक्लिन D। साइक्लिन D बाइंड किन सीडीकेस के साथ करेगा? तो ये बाइंड करेगा CDK4 के साथ एंड CDK6 के साथ। तो ये है G1 साइक्लिन के। साइक्लिन D जो है हम इसे क्या कहेंगे? साइक्लिन D है G1 साइक्लिन। ये है G1 साइक्लिन। साइक्लिन D की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, साइक्लिन D1, D2, D3, लेकिन इतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। साइक्लिन D जो है वो G1 साइक्लिन है। अब एक ऐसा साइक्लिन होता है जो कि G1 से S में ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो है साइक्लिन E, जो कि यहां पर काम करता है। ये कौन सा साइक्लिन है? साइक्लिन E। और ये जो साइक्लिन E है इसका क्या नाम है? G1S साइक्लिन। नाम तो इसका साइक्लिन E है,
लेकिन ये कहाँ पर काम करता है, G1 S साइक्लिन कहेंगे इसे, क्योंकि ये G1 से S में ट्रांजिशन के लिए काम करता है। अब इसके साथ CDK कौन सा बाइंड करता है, तो इसके साथ जो CDK बाइंड करता है वो है CDK2। ओके, अब आगे बात करते हैं एस फेज का। कंप्लीट इस एस फेज के अंदर जो साइक्लिन काम कर रहा है वो कौन सा साइक्लिन है, वो है साइक्लिन ए। साइक्लिन ए, साइक्लिन ए कौन सा साइक्लिन है, एस साइक्लिन, एस साइक्लिन। और ये साइक्लिन ए के साथ कौन सा CDK बाइंड करता है, तो इसके साथ बाइंड करता है CDK2। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, साइक्लिन ई के साथ भी CDK2 बाइंड करता है और साइक्लिन ए के साथ भी CDK2 बाइंड करता है। ये जो ट्रांजिशन यहाँ पर हो रही है G1 से S के बीच में, ये करवाने के लिए साइक्लिन ई रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पूरे S फेज को कंप्लीट करने के लिए, DNA रेप्लिकेशन के फेज को कंप्लीट करने के लिए साइक्लिन ए रिस्पॉन्सिबल है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में जो साइक्लिन आता है वो कौन सा साइक्लिन है, अभी G2 की बात भी करनी है, G2 एंड M। तो ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है, इस फेज के अंदर कौन सा साइक्लिन होगा, तो यहाँ पर जो CDK होता है इस पूरे फेज के अंदर, जो CDK है वो है CDK1। ओके, और साइक्लिन कौन कौन से हैं, तो साइक्लिन है यहाँ पर दो, साइक्लिन A और B। साइक्लिन A आपको याद है S फेज के अंदर भी था, तो यहाँ पर G2 और M के अंदर भी साइक्लिन A भी है और साइक्लिन B भी है। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि हम साइक्लिन B को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि साइक्लिन B जो है वो M फेज में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि M फेज में कौन सा एक साइक्लिन होता है, तो आप साइक्लिन B का जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है उसे ऑप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि साइक्लिन CDK जो कॉम्प्लेक्स है इसका रेगुलेशन कैसे होता है। साइक्लिन CDK जो कॉम्प्लेक्स है इसका रेगुलेशन की अब बात करेंगे। रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। ओके, तो उस एक्टिविटी का साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो है वो रेगुलेशन कैसे करते हैं। अब साइक्लिन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका जो है कॉन्टिन्यूसली जो है इनका सिंथेसिस होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली इनका डिग्रेडेशन होता है, और जो है ये एक साइकिल के अंदर जो है काफ़ी बार जो है डिफरेंट साइक्लिन जो है वो काम करते हैं। वो हमने समझ लिया कि किस फेज के अंदर कौन से साइक्लिन काम कर रहे हैं। ठीक है, साइक्लिन आएंगे तो CDK जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो कैटालिटिक फंक्शन कर सकते हैं। कैटालिटिक फंक्शन कैसे करेंगे, किसी भी जो टारगेट प्रोटीन की वहाँ पर जरूरत है उस टारगेट प्रोटीन के सेरीन और थ्रेओनीन को जो है वो फॉस्फोराइलेट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया। अब क्या होगा कि इनकी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल भी करना जरूरी है। ठीक है, तो इनकी जो एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर E3 यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो काम करेंगे। ओके, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा जो सिस्टम काम करता है वो है UPS सिस्टम। UPS मतलब U स्टैंड्स फॉर यूबिक्विटिन, P स्टैंड्स फॉर प्रोटियोसोम एंड S स्टैंड फॉर सिस्टम। ठीक है, तो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम जो है वो यहाँ पर इन प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन का काम करेगा। सिंथेसिस इनकी हो रही है लेकिन डिग्रेडेशन के लिए यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम जो है वो यहाँ पर काम करता है। और इनकी यूबिक्विटिन के साथ अटैचमेंट करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जो कि होता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। तो कौन सा E3 यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो यहाँ पर इनकी डिग्रेडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो SCF है, SCF, ये SCF किस फेज के साइक्लिन जो है उनका डिग्रेडेशन करवाएगा, तो ये G1 फेज के जो साइक्लिन है, G1 साइक्लिन जो है उसका डिग्रेडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। SCF की फुल फॉर्म क्या है, तो SC स्टैंड्स फॉर SKP1 क्यूलिन F-बॉक्स प्रोटीन जो है, F-बॉक्स प्रोटीन। ठीक है, तो SCF स्टैंड्स फॉर SKP1 क्यूलिन F-बॉक्स प्रोटीन, और ये जो है G1 फेज के जो साइक्लिन है उनका डिग्रेडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर साइक्लिन प्रेजेंट नहीं होगा तो CDK के साथ अटैचमेंट नहीं होगी और CDK जो है वो टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट नहीं करवा पाएगा। अब आगे बात करते हैं जो S एंड M फेज है उसके अंदर कौन जो है काम करेगा, तो यहाँ पर APC/C। ठीक है, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है यूबिक्विटिनेशन के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए S एंड M फेज के साइक्लिन के लिए। किसके फेज के लिए, S एंड M फेज साइक्लिन्स। आई होप आपको क्लियर हो ये चीज। यहाँ पर APC की फुल फॉर्म क्या होगी, APC की फुल फॉर्म होगी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज
एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और स्लैश सी का मतलब साइक्लोजोम, साइक्लोजोम। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है अच्छे से। एपीसी जो है वो एक 15 टू 17 सब यूनिट का जो है प्रोटीन होता है, 15 टू 17 सब यूनिट्स, 15 टू 17 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और 15 टू 17 सब यूनिट्स का प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर भी ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका साइज जो है वो कितना होगा। ओके, और इसके पास जो है एफ बॉक्स प्रोटीन नहीं होता, तो एफ बॉक्स प्रोटीन जो है एब्सेंट होता है, एफ बॉक्स प्रोटीन एब्सेंट होता है इसके पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइक्लिन का जो राइज हो रहा है, जो फॉल हो रहा है लेवल्स में, वो क्या करता है, यहाँ पर प्राइमरी जो है डिटर्मिनेंट होता है कि सीडी की एक्टिविटी जो है वो कैसी रहेगी ड्यूरिंग दी सेल साइकिल। लेकिन इसके अलावा भी इन एपीसी स्लैश सी और एससीएफ के अलावा भी यहाँ पर यूबिक्विटिन जो यूपीएस सिस्टम था अभी बताया मैंने, उसके अलावा भी जो है अलग तरीके से जो है इसे कंट्रोल किया जाता है। सेल साइकिल के जो अदर कॉम्प्लेक्सेस हैं, सीडीके और ये साइक्लिन का जो कॉम्प्लेक्स है, इसे कंट्रोल किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है अब उसकी बात करते हैं। तो मेजरली जो है दो तरीके यहाँ पर देखे जाते हैं। पहला होता है फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन रिएक्शन, फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन रिएक्शन। सेकंड कौन सा है, सेकंड है बाइंडिंग ऑफ सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स, बाइंडिंग ऑफ सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में समझेंगे। पहले बात करेंगे फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन रिएक्शन वाला जो हमारा पॉइंट है कि ये किस तरीके से जो है यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं V1 की और CDC25 की। ये V1 और CDC25 क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो V1 जो है ये भी फोस्फोराइलेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और CDC25 जो है ये फोस्फेटेज है जो कि जो फोस्फेट ग्रुप है उसको हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो V1 को हम कह सकते हैं V1 जो है फोस्फोराइलेशन करवा रहा है, तो ये काइनेज है। ओके, तो अब एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर वाइल्ड टाइप यानी कि ऐसे V1 और CDC25 हैं जिनके अंदर किसी भी तरीके की जो है म्यूटेशन नहीं है। तो ये सेल है, इसने एंटर किस में करा, G2 फेज के अंदर, G2 के अंदर एंटर करा। सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि ग्रोथ फेज होता है G2। उसके बाद एम फेज आया और सेल ने जो है दो डॉटर सेल जो है फॉर्म कर दी, सेल में डिवीजन हो गई एम फेज के बाद। ये हमें देखने को मिला नॉर्मल सिनेरियो। अगर यहाँ पर ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या देखा कि जो V1 है वो म्यूटेंट हो गया। ठीक है, तो V1 यहाँ पर म्यूटेंट हो गया एंड CDC25 जो है वो नॉर्मल है, CDC25 वो नॉर्मल है। यहाँ पर माइनस लगा दिया ताकि म्यूटेंट है ये पता लग जाए। इसने G2 में एंटर करा, G2 में एंटर करने के बाद इस सेल ने ग्रोथ नहीं करी और डायरेक्टली एम फेज में एंटर कर गया, और हमें छोटे छोटे जो है यहाँ पर सेल देखने को मिले। इन्हें हमने क्या कहा, इन्हें कहा गया स्मॉल वी सेल्स, स्मॉल वी सेल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि V1 एब्सेंट था, तो V1 के एब्सेंस में ये पता लगा कि V1 जो है वो ग्रोथ करवाने के लिए माइटोटिक फेज से पहले V1 जो है वो ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ताकि ग्रोथ के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए सेल को, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ओके, अब वो ग्रोथ हुई नहीं, सेल ने डायरेक्टली जो है G2 के बाद डायरेक्टली जो है एम फेज में एंटर कर लिया, और एम फेज में एंटर करने के बाद सेल का जितना साइज था उस छोटे छोटे सेल को उसने डिवाइड कर लिया, फॉर्मेशन कर दी। अब थर्ड केस में समझते हैं, यहाँ पर V1 तो प्रेजेंट है, V1 प्रेजेंट है, लेकिन CDC25 जो है वो एब्सेंट है। अब V1 प्रेजेंट है, CDC25 एब्सेंट है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये सेल था, इसने G2 में एंटर करा, लेकिन G2 में एंटर करने के बाद ये कभी भी M में एंटर कर ही नहीं पाएगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो V1 है इसने इसके साथ, इस सेल के साथ एक फोस्फेट ग्रुप को जो है 15th पोजीशन पर एक इनहिबिटरी फोस्फेट को जो है ये ऐड कर देता है, और उस इनहिबिटरी फोस्फेट को तब तक रखा जाता है जब तक जो सेल है वो प्रॉपरली ग्रो ना कर ले। वो कहाँ पर ऐड करता है 15th पोजीशन के ऊपर, किसकी 15th पोजीशन के ऊपर, उसको अभी समझते हैं। लेकिन V1 जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्रोथ करवाने के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये देखिए कितनी ग्रोथ करवा दी इसने सेल की, लेकिन CDC25 एब्सेंट है, तो यहाँ पर एम फेज आया ही नहीं, सेल ने जो है वो डिवाइड किया ही नहीं, वो सिर्फ ग्रोथ करता रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से
फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन रिएक्शंस की वजह से सेल का जो है डिवीजन को जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। अब कंप्लीट इस प्रोसेस को समझेंगे, अब कंप्लीटली इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये मान लीजिए ये एम साइक्लिन है, ये है हमारा एम साइक्लिन, ओके। और इस एम साइक्लिन के साथ प्रेजेंट है सीडीके, सीडीके यानी कि एम साइक्लिन और सीडीके जो है वो साथ में प्रेजेंट है। लेकिन अभी क्या है ये, अभी ये इनएक्टिव है। किस स्टेट में है ये, इनएक्टिव है, ओके। उसके बाद रिएक्शन में कौन आया, यहां पर V1 आ गया, V1। और साथ में क्या लेके आया ये, सीडीके इनहिबिटिंग काइनेज। V1 क्या है, एक सीडीके इनहिबिटिंग काइनेज है ये। तो काइनेज है तो मतलब क्या लेके आया, इनहिबिटरी फॉस्फेट को V1 लेके आया, इनहिबिटरी फॉस्फेट को लेके आया। तो यहां पर इसने कहां पर ऐड करा, सीडीके की 15th पोजीशन के ऊपर। तो ये हमारा एम साइक्लिन, इस एम साइक्लिन के साथ में यहां पर प्रेजेंट है क्या, सीडीके। और इस सीडीके की 15th पोजीशन पर इसने जो है क्या ऐड करा, एक फॉस्फेट को ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या है, इनहिबिटरी फॉस्फेट, इनहिबिटरी फॉस्फेट। और जब तक ये फॉस्फेट अब इसके साथ अटैच्ड है तब तक क्या होगा कि ये सेल जो है वो अब एंटर नहीं कर पाएगी किसके अंदर, एम फेज के अंदर। क्योंकि एम साइक्लिन और सीडीके जब तक जो है फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएंगे टारगेट प्रोटीन्स को, तब तक जो है एम फेज जो है स्टार्ट नहीं होगा। अब यहां पर क्या हुआ रिएक्शन के अंदर फर्दर, अब यहां पर CAK आया, CAK आया, CAK। CAK क्या है, ये है सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, ये है सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। अब सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज आ गया है, नाम से पता लग रहा है ये क्या कर रहेगा, ये सीडीके को एक्टिवेटिंग फॉस्फेट जो है वो देगा। काइनेज है तो फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, ओके। तो यहां पर ये हमारा एम साइक्लिन, और इस एम साइक्लिन के साथ कौन प्रेजेंट है, सीडीके। सीडीके के एक साइड पर कौन प्रेजेंट था, यहां पर अभी फॉस्फेट प्रेजेंट है जिसको हटाया नहीं गया है, जो V1 ने ऐड करवाया था। अब अनदर फॉस्फेट जो है 161st पोजीशन पर, 161st पोजीशन पर अनदर फॉस्फेट जो है ऐड कर दिया CAK ने, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज ने। ये कहां पर प्रेजेंट है, ये है 15th पर, और ये कहां पर प्रेजेंट है, ये है 161st, ठीक है। 161वीं पोजीशन के ऊपर यहां पर इसने फॉस्फेट को ऐड कर दिया। अब आता है लास्ट में CDC25। CDC25 का हमें पता है ये क्या है, ये एक फॉस्फेटेज है, फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर आया CDC25, CDC25 आया। तो CDC25 के आते ही क्या हुआ, यहाँ पर जो फॉस्फेट है, देखिए मैं कलर के साथ मैच कर रहा हूँ, यहाँ पर 15th नंबर का जो फॉस्फेट है उसे रिमूव कर दिया, 161 वाले को मत करवा दीजिएगा, ये रिमूव हो गया तो फिर तो प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहाँ पर फिर अब हमारा एम साइक्लिन, एम साइक्लिन आ गया, साथ में कौन प्रेजेंट है, सीडीके, और साथ में इनके कौन प्रेजेंट है यहाँ पर 161st पोजीशन पर फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर अटैच किया गया था, वो प्रेजेंट है। अब ये एक्टिवेटेड है, अब ये क्या करेगा, ये फर्दर टारगेट प्रोटीन्स की जो है एक्टिवेशन करवाएगा। टारगेट प्रोटीन्स की एक्टिवेशन करवाने के बाद क्या करेगा, ये जो है एम फेज के अंदर सेल जो है वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन करने की वजह से कैसे इस प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है। अब जो सेकंड हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, बाइंडिंग ऑफ सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स। तो उन सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स की नाम से पता लग रहा है ये किसको इनहिबिट करेंगे, सीडीके को, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो है उसको डायरेक्टली जो है ये इनहिबिट करने का काम करेंगे। तो सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स की अब हम बात करेंगे, सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स। तो इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स, इनको CKI कहते हैं, CKI, ओके, सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स, CKI। अब CKI जो है ये क्या करते हैं, साइक्लिन सीडीके जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ डायरेक्टली बाइंड करने का काम करते हैं। बाइंड करने के बाद ये क्या करते हैं कि जो हमारा साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स है उसको इनएक्टिव कर देते हैं, उसको डायरेक्टली जो है ये इनएक्टिव करने का काम करते हैं। अब जो दो टाइप के CKIs हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप के जो है यहाँ पर CKI देखने को मिलते हैं। ये मैमल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, मैमल्स के अंदर जो है हमें दो टाइप के CKIs देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं सिप एंड किप फैमिली, सिप किप फैमिली, एंड जो सेकंड टाइप है वो है इंक फोर फैमिली, इंक फोर फैमिली, ओके। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सीडीके और साइक्लिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ बाइंड कर देते हैं और उसको जो है इनएक्टिव कर देते हैं। अब
जो सिप की फैमिली है इसके अंदर हमें कौन से टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं? तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है P21, प्रोटीन 21, प्रोटीन 27 एंड P57। ओके, और जो इंक4 फैमिली है इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? इसके मेंबर होते हैं प्रोटीन 16, प्रोटीन 15, प्रोटीन 18 एंड प्रोटीन 19। ये जो है इंक4 फैमिली के जो है मेंबर्स होते हैं। अब इंक4 फैमिली जो है वो किसे इनहिबिट करता है? किस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है? और जो सिप की फैमिली के मेंबर हैं वो किसे इनहिबिट करते हैं? तो जो सिप की फैमिली के जो मेंबर्स हैं ये इनहिबिट करते हैं साइक्लिन ए, बी, डी एंड ई को, मतलब जितने भी साइक्लिन्स हैं उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। साइक्लिन ए को, बी को, डी को एंड ई को। और अगर बात करें इंक4 फैमिली के मेंबर्स की तो ये किसको इनहिबिट करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं CDK4 को एंड CDK6 को, क्योंकि मेन पर्पस तो यहाँ पर यही है ना कि जो कॉम्प्लेक्स है उसको इनएक्टिव करना है, चाहे वो अब साइक्लिन से बाइंडिंग करके किया जाए, चाहे वो CDK4 से मतलब CDK से बाइंडिंग करके किया जाए। CDK4 एंड 6 हमें पता है कि जो G1 साइक्लिन है उसके साथ बाइंडिंग करने का काम करते हैं, और जो ABDE जो डिफरेंट टाइप के साइक्लिन्स हैं उनके साथ उनको जो है इनएक्टिव करने का काम सिप के फैमिली जो है उनके मेंबर्स जो हैं वो करते हैं। ओके, अब आगे मूव करते हैं हमारी वीडियो में। आगे समझते हैं कंट्रोल ऑफ DNA डुप्लीकेशन इन एस फेज, यानी कि जो DNA डुप्लीकेशन हो रही है, जो DNA रेप्लिकेशन हो रही है एस फेज के अंदर, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? सो कंट्रोल ऑफ DNA डुप्लीकेशन इन एस फेज, एस फेज के अंदर जो है इन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? अब एस फेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो है हमें पार्ट देखने को मिलता है, वो क्या होता है? वो होता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स की जो है फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर होती है? जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जब हम DNA रेप्लिकेशन को समझेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझा है कि कंट्रोल कैसे हो रहा है। ओके, तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए हमें किस कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है? तो वहां पर कौन कौन प्रेजेंट होता है? वहां पर ये G1 के अंदर, G1 जो फेज है उस G1 के अंदर जो है इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो यहाँ पर CDC6 एंड CDT1 चाहिए, CDT1। ओके, तो ये जो है यहाँ पर एसोसिएट करते हैं, किसके साथ करते हैं ये एसोसिएट करते हैं ORC के साथ। ORC क्या है? तो ORC है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारी रेप्लिकेशन की ओरिजिन की जो साइट होती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये सारा कुछ जो है CDC6, CDT1 और ORC जो है ये किसके साथ बाइंड करते हैं? ये बाइंड करते हैं MCM के साथ। ये बाइंड करते हैं MCM के साथ। MCM क्या है? एक हेलिकेज है। MCM है एक हेलिकेज। ओके, तो MCM जो है वो हेलिकेज है। हेलिकेज से हम समझ रहे हैं कि ये क्या काम करेगा? जो हेलिकल DNA है हमारा, उस DNA की जो है ये अनवाइंडिंग करना स्टार्ट करेगा। तो MCM क्या काम करता है यहाँ पर? MCM जो है एज लाइसेंसिंग फैक्टर जो है ये काम करता है। सिर्फ MCM की बात कर रहा हूँ। MCM जो है वो लाइसेंसिंग फैक्टर का काम करता है यहाँ पर। और जब MCM बाइंड कर लेता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ, तो यहाँ पर क्या करता है ये फिर जो प्रोसेस है DNA रेप्लिकेशन की वो इनिशिएट हो जाती है। और MCM एज हेलिकेज क्या करता है कि DNA को अनवाइंड करना शुरू कर देता है। तो अब समझने की बात क्या है यहाँ पर? कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल यहाँ पर होगा जब ये ट्रिगर हो जाएगी, जब ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? CDC6 जो है उसका डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो CDC6 का जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इनिशिएटेड, ठीक है। तो CDC6 जो है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि DNA की जो रेप्लिकेशन है उसका मतलब क्या है कि DNA की कॉपी बनाना। तो DNA की और ज़्यादा कॉपी ना बन जाए, एक बार इस प्रोसेस में एक ही जो है कॉपी की फॉर्मेशन हो। तो ज़्यादा अगर कॉपी बन जाएंगी तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ वाई जो CDC6 है उसका डिस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता है। डिस्ट्रक्शन करते ही क्या होता है कि जो एस फेज है उसके अंदर रेप्लिकेशन दोबारा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हमारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, जो हमारा प्री रेप्लिकेटिव कह लीजिए, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो CDC6 जो है इसको जो है डिस्ट्रक्शन करवा दिया जाता है, ताकि जो है इसे डिग्रेड करवा दिया जाता है, ताकि जो है फिर से जो है यहाँ पर री रेप्लिकेशन ना हो। अब MCDK का रोल क्या है? MCDK
रोल ऑफ MCDK। MCDK मतलब साइक्लिन, एम साइक्लिन का और CDK का, इनका क्या रोल है समझते हैं अब आगे। तो MCDK जो है इसको नॉर्मली माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर या फिर माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर या फिर इसे कहा जाता है मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, यानी कि MPF जो है वो क्या होता है, MPF होता है हमारा MCDK, साइक्लिन M और CDK का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम कहते हैं MPF। ये सिंथेसाइज कब होता है, ये सिंथेसाइज हो जाता है S फेज में और G2 फेज के दौरान जो है ये कंप्लीटली इसकी सिंथेसिस हो जाती है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, MCDK का जो कॉम्प्लेक्स है ये क्रोमोजोम का कंडेंस करने के लिए, मैंने बताया था क्रोमेटीन से जब क्रोमोजोम की फॉर्मेशन होगी तो कंडेंसेशन होगा, क्रोमोजोम से जब क्रोमेटीन की फॉर्मेशन होगी तो डीकंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पर कंडेंसेशन करने के लिए MCDK कॉम्प्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो ब्रेकडाउन है उसके लिए भी MCDK कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ ही साथ जो माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन है, जो असेंबली है, उसके लिए भी जो है MCDK कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है। जो अलाइनमेंट होती है कंडेंस्ड क्रोमोजोम की मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, जो वहां पर बीच में जो है हॉरिजॉन्टली जो सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज में, वो भी जो है MCDK कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज करने के लिए जो MCDKs है वो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोटीन्स जो है उन्हें, टारगेट जो प्रोटीन्स हैं उन्हें फॉस्फोराइलेट करने का काम करेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि साइक्लिन M जब CDK के साथ बाइंड करेगा तो CDK जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो जो है टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर सकता है। कहां पर फॉस्फोराइलेट करता है, सीरिन थ्योनिन रेसिड्यूज के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अब आगे समझते हैं। तो ये वाइड रेंज को जो प्रोटीन्स है उन्हें क्या कर देगा, ये फॉस्फोराइलेट करने का काम कर देगा। अब ये जो प्रोटीन्स हैं वो किस किस को जो है इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कंडेंसिन प्रोटीन। कंडेंसिन प्रोटीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि जो माइटोटिक क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो है एक्सटेंसिवली कंडेंसेशन की जा सके। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं कंडेंसिन का। कंडेंसिन नाम से पता लग रहा है, कंडेंसिन जो है वो क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा या फिर एक्सटेंसिव जो है कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद सेकंड जो सेकंड प्रोटीन है वो कौन सा है, लेमिन प्रोटीन। लेमिन प्रोटीन भी हम पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। लेमिन जो न्यूक्लियर लेमिना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इनर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच रहता है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे, ताकि जो स्पिंडल अपरेटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज रहे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेमिन और कंडेंसिन के बारे में हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं। कंडेंसिन जो है वो एक हाईली कंजर्व्ड और 5 सब यूनिट का एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। कंडेंसिन की बात चल रही है, ये कैसा होता है, सिर्फ कंडेंसिन की बात चल रही है अभी यहाँ पर। तो कंडेंसिन जो है ये हाईली जो है कंजर्व्ड जो है प्रोटीन होता है और 5 सब यूनिट से बना होता है। कितनी सब यूनिट, 5 सब यूनिट। ठीक है, और इन 5 सब यूनिट में से 2 सब यूनिट कौन सी होती हैं, 2 होती हैं SMC प्रोटीन्स। कौन सी होती हैं, SMC प्रोटीन्स 2। और वो कौन कौन से होते हैं, SMC2 एंड SMC4। SMC2 एंड SMC4 आर 2 सब यूनिट्स ऑफ कंडेंसिन। ठीक है, कंडेंसिन प्रोटीन की ये 2 सब यूनिट होती हैं और ये क्या करती हैं, इट प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि जो फंडामेंटल रोल जो है ये प्ले करती हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और उसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कंडेंसेशन करवाने के लिए क्रोमोसोम्स की, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि क्रोमेटीन से अगर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर कंडेंसेशन होता है और उस कंडेंसेशन को करवाने के लिए कंडेंसिन प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी 5 सब यूनिट होती हैं। लेकिन इसकी 2 सब यूनिट्स कौन सी होती हैं इन 5 में से, SMC प्रोटीन्स, SMC2 एंड SMC4। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे हमें समझना है कि MCDK जो है और किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो कंडेंसिन जो है इसे फॉस्फोराइलेट किया जाता है, किसके द्वारा, MCDK के द्वारा। ठीक है, साइक्लिन CDK जो कॉम्प्लेक्स है और ये जो है इसे फॉस्फोराइलेट करता है। पोलो एंड अरोरा बी काइनेसिस जो हैं वो क्या करते हैं, वो कोरिलेट करते हैं इसकी जो चेंजिंग हो रही है यहाँ पर, जो लोकलाइजेशन हो रही है, डायनामिक जो चेंज हो रहा है उसके साथ जो है क्या करते हैं, कोरिलेट करने का काम करते हैं पोलो एंड अरोरा बी काइनेस। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको अभी फर्दर समझ में आएंगी। अभी आपको सिर्फ यहाँ तक समझना है कि कंडेंसिन एंड लेमिन प्रोटीन्स का क्या काम था, इनकी कौन कौन सी यहाँ पर हमें बातें करिए वो आप समझिए। उसके बाद अब जो MCDK है वो ना सिर्फ
कंडेंसिन और लैमिन को जो है इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि ये जो है असेंबली जो है माइटोटिक स्पिंडल की जो असेंबली है उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है, जो कि रेगुलेट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बिहेवियर को। ठीक है, तो आगे समझते हैं। जो एमसीडी के है, एमसीडी के इन्फ्लुएंस दी assembly of mitotic spindle, assembly of mitotic spindle by phosphorylating proteins that regulate माइक्रोट्यूब्यूल बिहेवियर। सो माइक्रोट्यूब्यूल के बिहेवियर जो है उनको रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन उनकी की जाती है। ओके, तो इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, अब उसे समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो एमसीडी के जो है वो इनिशिएट कर देता है इन चेंजेस को। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, अब उनका एनाफेज में जो सेपरेशन होता है, उस सेपरेशन को करवाने के लिए भी जो है यहाँ पर एमसीडी के काम करता है। यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका भी जो यहाँ पर सेपरेशन होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एमसीडी के। एमसीडी के जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस करता है, डिफरेंट प्रोटीन्स को जो है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका सेपरेशन ईजिली हो जाता है। ओके, तो एमसीडी के जो है वो इनिशिएट करता है, कैसे करता है इस प्रोसेस को, माइक्रोट्यूब्यूल के बिहेवियर को चेंज करना कैसे स्टार्ट करता है। तो ये जो है दो क्लास होती हैं प्रोटीन्स की, उनको जो है ये सबसे पहले क्या करता है, उनका फॉस्फोराइलेशन करवाता है। और वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स। एंड सेकंड क्लास कौन सी होती है? तो सेकंड क्लास होती है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ओके, इन्हें हम मैप्स भी कह देते हैं, मैप्स। ठीक है, तो ये दो क्लासेस होती हैं जिनको इनिशियली जो है ये फॉस्फोराइलेट करवाता है, और इस फॉस्फोराइलेशन की मदद से जो है फर्दर जो सेपरेशन है क्रोमोसोम्स का वो इजिली हो पाता है। ठीक है, अब जब इनकी प्रॉपर एसोसिएशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है फॉर्मेशन अच्छे से हो जाती है, तो एमसीडी के क्या करता है, एमसीडी के कॉम्प्लेक्स जो है वो APC/C को एक्टिवेट कर देता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? एमसीडी के एक्टिवेट्स APC/C। और ये हमें समझ चुके हैं कि S एंड M के अंदर जो यूबिक्विटिनेशन और डिग्रेडेशन करवाने के लिए साइक्लिन्स का कौन रिस्पॉन्सिबल था? APC/C। इसी वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ समझ ली थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जब इसने APC/C जो है इनकी जो है ये एक्टिवेशन करवा देगा। एमसीडी के ना जो है सिर्फ इनको ट्रिगर करता है, अर्ली माइटोटिक इवेंट्स को जो है ये ट्रिगर करता है, बल्कि जो मेटाफेज के बाद के जो फेजेस हैं, जैसे कि एनाफेज है, टेलोफेज है, उनके लिए भी जो है एमसीडी के जो है काम करता है। कैसे काम करता है? APC/C जो है वो एक्ट करेगा डिफरेंट सबस्ट्रेट पे डिफरेंट टाइम पर। ये जो APC/C को इसने एक्टिवेट करवाया है, ये जो है डिफरेंट सबस्ट्रेट पर और डिफरेंट टाइम पर जो है ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये एक्ट करेगा तो APC/C जो है फर्दर कोऑर्डिनेशन करेगा किसके साथ? दो होमोलोगस माइटोटिक कोएक्टिवेटर्स के साथ, CDC20 एंड CDH1। किसके साथ करेगा? CDC20 एंड CDH1। ठीक है, और APC/C जो है वो इनिशिएट करेगा मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन को। और ये कैसे करेगा? मीडिएट करेगा यूबिक्विटिन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एमसाइक्लिन एंड सिक्योरिन। यानी कि अब ये अपना डिग्रेडेशन भी करवाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है एमसीडी के, क्योंकि आपको पता है जब तक साइक्लिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये जो सेल साइकिल की प्रोसेस है वो फिनिश नहीं होगी। और अब एनाफेज के पास आप कह सकते हैं कि जो सेल साइकिल की प्रोसेस है वो फिनिश होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो है एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन करवाता है। और किसका डिग्रेडेशन करवाता है? सेक्योरिन का। सेक्योरिन जो है उसका जो है ये डिग्रेडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्योरिन क्या कर रहा है यहाँ पर? एम साइक्लिन का हमें पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन सेक्योरिन क्या कर रहा है? सेक्योरिन जो है वो सेपरेज एंजाइम को होल्ड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और सेपरेज क्या है?
सेपरेज एक यूबिक्विटस सिस्टीन प्रोटीएज है जो कि अभी इनएक्टिव स्टेट में है क्योंकि उसके साथ सेक्योरिन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब सेक्योरिन का जो डिस्ट्रक्शन है वो हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो सेपरेज है वो अब क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और ये जब सेपरेज एक्टिव हो जाएगा तो ये SCC1 जो है उसको डिग्रेड करने के लिए अब काम करना शुरू कर देगा। और SCC1 क्या है, SCC1 जो है वो कोहेसिन प्रोटीन जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एक सब यूनिट है। तो कोहेसिन क्या करता है, अब हम सारी चीज़ें जो अभी हमने एम साइक्लिन और सेक्योरिन के बारे में समझी हैं, स्पेशली सेक्योरिन के बारे में, उसे समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। समझ लीजिए, ये है सेक्योरिन, ये है सेक्योरिन। सेक्योरिन के किसको बाइंड करा हुआ है साथ में, ये रेड कलर से हमने बना दिया सेपरेज को, ये सेपरेज के साथ इसने बाइंड किया हुआ है जो कि अभी इनएक्टिव स्टेज में है क्योंकि इसके साथ सेक्योरिन बाइंडेड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्शन में एंटर करा APC/C ने और इसके साथ कौन आया, CDC20 आया। इसके साथ कौन आया, CDC20 आया। अब CDC20 आया तो इसने क्या करा, इसने सेक्योरिन और जो सेपरेज है उन्हें सेपरेट कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये सेक्योरिन जो है, सेक्योरिन इसको अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया, सेपरेज से इसने अलग कर दिया। प्लस में यहाँ पर हमारा सेपरेज जो है बिल्कुल फ्री है। फ्री है तो कैसा होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो फिर क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। किसका ब्रेक डाउन कर रहा है अब वो समझ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ये ऐसे जो है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इनको बाइंड करने के लिए साथ में कौन प्रेजेंट है, कोहेजिन। कोहेजिन प्रोटीन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कोहेजिन की एक सब यूनिट होती है जिसका नाम होता है SCC1। तो ये जो है SCC1 का ब्रेकडाउन करेगा, SCC1 का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अब अलग हो गई। ओके, तो यहाँ पर इनको अलग करने के लिए मैंने पहले बताया था एनाफेज के अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पोल की तरफ मूव करती हैं, पोल की तरफ मूव करती है तो इनका सेपरेशन होना जरूरी है। वो सेपरेशन करवाने के लिए भी जो है MCD के रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने APC/C को जो है पहले एक्टिवेट करा। उसको एक्टिवेट करने के बाद उसने CDC20 के साथ मिलकर क्या करा, यहाँ पर जो सेक्योरिन है जिसने सेपरेज को रोका हुआ था उसको हटा दिया वहाँ से। ठीक है, उसको इनएक्टिव कर दिया और सेपरेज को एक्टिव कर दिया। ओके, अब एम साइक्लिन जो है उसका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी हमने लिखा था कि एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन भी जो है एम साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स खुद जो है एक्टिवेट करवाता है। तो उसे समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये हमारा एम साइक्लिन, ठीक है, इसके साथ कौन प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है इसके साथ CD के। ये आ गया CD के। अब CD के आ गया, फर्दर फिर क्या हुआ रिएक्शन में, यहाँ पर जो एम साइक्लिन है वो अलग हो गया, ये एम साइक्लिन अलग हो गया, CD के जो है रिएक्शन से बाहर चला गया और इसका अब क्या हो गया, इसके साथ यूबिक्विटिन जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो सेक्योरिन है इसके साथ भी यूबिक्विटिन अटैच होगा, तभी जो है इसका डिग्रेडेशन हो पाएगा। क्योंकि हम यूबिक्विटिन प्रोटोजोमल सिस्टम से जो है डिग्रेडेशन करवा रहे हैं तो यूबिक्विटिन की अटैचमेंट भी हमें दिखानी होगी। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या हुआ ऐसा रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर APC/C जिसको इसने खुद एक्टिवेट करवाया था, साथ में उसका कौन आया, CDH1। यहाँ पर कौन आया, CDC20। यहाँ पर कौन आया, CDH1। और इस एम साइक्लिन की यूबिक्विटेशन हो गई, उसके बाद इसका डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन UPS से, यूबिक्विटिन प्रोटोजोमल सिस्टम से जो है इसका डिग्रेडेशन हो गया। तो ये जो है दोनों मेन प्रोसेस थी जिनको करवाने के लिए जो हमारा MCD के कॉम्प्लेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। MCD के कॉम्प्लेक्स खुद अपने साइक्लिन की, एम साइक्लिन की जो है डिग्रेडेशन करवाएगा ताकि जो प्रोसेस है सेल साइकिल की उसे कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, लेकिन अब एक चीज समझने की बात यह है कि प्री मैच्योर सेपरेशन ना हो जाए सिस्टर क्रोमेटिड्स का। प्री मैच्योर सेपरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरी तरीके से अभी जो मेटाफेज की स्टेज है वो नहीं पहुंची है, एनाफेज की स्टेज है वो नहीं पहुंची है, तो उससे पहले ही सेपरेशन करवा देंगे तो भी तो सेल साइकिल को नुकसान होगा। तो यहाँ पर उसके लिए भी क्या किया गया है कि जो APC/C जो CDC20 के साथ आता है उसको इनहिबिट करके रखे हुए हैं, और उसको इनहिबिट कौन करके रखता है, MAD2 एंड BUB-R1। सो MAD2 एंड BUB-R1 या फिर BUB-R1 जो है ये क्या करेगा, ये इसको इनहिबिट करके रखेगा। किसको इनहिबिट करके रखेगा, APC/C CDC20 को, CDC20
20 को ये इनहिबिट करके रखता है ताकि प्री मैच्योर जो है सेपरेशन ना हो जाए सिस्टर क्रोमेटिड्स का, ठीक है। और इसे रिलीज किया जाता है, मतलब इनहिबिशन को हटाया कब जाता है, तब हटाया जाता है जब वो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो है जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो जाएं, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली जो अरेंज होते हैं मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, वहाँ पर वो जो है अच्छे से मैच्योरली जो है वो अलाइन हो जाए, उनकी अलाइनमेंट सही हो जाए मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर, तब जाकर जो है ये इनहिबिशन यहाँ से हटाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो APC-CDH1 है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एम साइक्लिन के डिग्रेडेशन के लिए, उसे भी इनएक्टिव रखा जाता है अर्ली माइटोसिस तक। और उसे कब एक्टिव किया जाता है, जब लेट माइटोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ओके। लेट माइटोसिस के बाद जीवन फेज फिर से आएगा, तो उस टाइम पर जो है इसको एक्टिवेट किया जाता है APC/CDH1 को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एम साइक्लिन के डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि जब तक इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। अब जहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि जो रोल है MCDK का, जो MCDK कॉम्प्लेक्स का रोल है वो काफ़ी बड़ा है और आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिकली इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है कोएसिन प्रोटीन्स का जो ब्रेकडाउन है वो किस तरीके से होता है, और एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन है वो किस तरीके से होता है। लेकिन फिर भी जैसे कि BAR1 है, MAT2 है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर की, थोड़ी सी और बात करते हैं यहाँ पर। तो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स के बारे में पता कैसे लगा था और ये काम कैसे करता है। सो MPF की बात करेंगे अब। MPF यानी कि मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रोग ऊसाइट था, फ्रोग ऊसाइट मतलब फ्रोग का एक सेल समझ लीजिए, फ्रोग ऊसाइट जो है वो G2 फेज के अंदर जो है सेल साइकिल के अंदर अरेस्टेड था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सेल बना लिया और ये सेल जो है ये G2 फेज के अंदर अभी अरेस्टेड है। अरेस्टेड का मतलब G2 फेज के अंदर रुका हुआ है, G2 से M के अंदर जो है नहीं पहुंच पा रहा। उसके बाद यहाँ पर इसे प्रोजेस्टेरोन से जो है ट्रीट किया गया। किससे ट्रीट किया गया? प्रोजेस्टेरोन से। ऊसाइट है तो प्रोजेस्टेरोन से इसे ट्रीट किया गया। प्रोजेस्टेरोन से जब इसे ट्रीट किया गया तो इस सेल ने यहाँ पर क्या करा, इस सेल ने एम फेज के अंदर एंटर कर लिया। किसके अंदर एंटर कर लिया? अब इसने एम फेज के अंदर, सेल वही है लेकिन एम फेज के अंदर इसने एंटर कर लिया। अब हमने क्या करा, इसके अंदर से इसके साइटोप्लाज्म का हमने माइक्रो इंजेक्शन से जो है इसके साइटोप्लाज्म को कुछ पार्ट को लिया और उसे किसके अंदर एंटर करवा दिया, एक अनदर सेल के अंदर जो कि G2 फेज के अंदर अरेस्ट था। ये अनदर सेल है, देखिए अलग कलर से बनाया जा रहा है, लेकिन ये भी जो है G2 फेज के अंदर है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ से माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर साइटोप्लाज्म लिया गया और इस साइटोप्लाज्म को इंजेक्ट करवा दिया इस सेल के अंदर जिसके अंदर G2 फेज के अंदर अरेस्ट था। देखा क्या गया कि जब इसके साइटोप्लाज्म को इसके अंदर यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया गया तो इस सेल ने भी जो है एम फेज के अंदर एंट्री कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना गया कि जो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ऐसे कुछ फैक्टर प्रेजेंट हैं जो कि सेल को G2 फेज से जो है फर्दर एम फेज तक ले जाने के लिए, माइटोटिक फेज तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इससे ये पता लगा। अब ऐसे ही कुछ सेल फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो सेल फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनके बेसिस पर पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स को जो है याद रखना है, ज़्यादा हमें इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है कि हो कैसे रहा है। मान लीजिए ये सेल है जो कि G1 फेज में है, ठीक है, और इसे हमने फ्यूज करवा दिया एक ऐसे सेल के साथ जो कि S फेज में है, जो कि S फेज के अंदर है। तो देखा क्या गया कि जो सेल हमें यहाँ पर मिली इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस जो S फेज में थी और एक न्यूक्लियस जो कि G1 फेज में थी। लेकिन जो G1 फेज में थी उस सेल की जो न्यूक्लियस है उसने भी S फेज में एंट्री कर ली। समझ पा रहे हैं आप? जो G1 फेज वाला सेल हमने S फेज वाले सेल के साथ फ्यूज करवाया तो G1 फेज का जो न्यूक्लियस है उसने अपनी सेल साइकिल का जो नेक्स्ट फेज है S फेज उसमें एंट्री कर ली ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ही सेल फ्यूजन के अदर एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जैसे कि एक सेल है, ये सेल है और ये G2 फेज के अंदर है। कौन से फेज में है? ये G2 फेज के अंदर है। इस G2 फेज वाले सेल को हमने एक S फेज वाले सेल के साथ इसका फ्यूजन करवाया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमें सेल मिला, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस तो ऐसा है जो कि S फेज के अंदर है और एक न्यूक्लियस ऐसा है जो कि G2 फेज के अंदर है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो सेल है यहाँ पर, ये जो हमें फाइनल सेल मिला है यहाँ पर आफ्टर फ्यूजन,
उसके अंदर कोई डीएनए सिंथेसिस जो है G2 के न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को नहीं मिली। यानी कि G2 फेज ने S फेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला और S फेज वाले न्यूक्लियस ने G2 फेज वाले न्यूक्लियस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद एक बार आगे समझते हैं। लास्ट एक सेल है जो कि G1 फेज में है। ये कौन से फेज में है? G1 फेज में है। ये G1 फेज में है और अनदर सेल है जो कि G2 फेज में है। ये जो है G2 फेज में है। जब इनका फ्यूजन करवाया गया और जो हमें सेल मिला, इस सेल के अंदर हमने क्या देखा कि जो G2 का न्यूक्लियस है उसका कोई इफेक्ट नहीं है G1 के न्यूक्लियस के पास, लेकिन माना ऐसा गया था कि जो G2 का न्यूक्लियस है वो G1 के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और इफेक्ट डालेगा तो उससे क्या होगा कि G1 वाला जो न्यूक्लियस है वो G2 स्टेज पर पहुंच जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा? इफेक्ट सिर्फ किसका देखा कि जब G1 फेज वाले न्यूक्लियस को S फेज वाले न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करवाया गया तो अब दोनों न्यूक्लियस जो है वो S फेज में चले गए, दोनों के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स जो हैं वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर सेल में किसी तरीके का डैमेज है, मान लीजिए कोई डीएनए में डैमेज है, या फिर जो स्पिंडल जो है उनकी जो असेंबली है वो गलत हो गई है, या फिर सेल को जो है अब क्विसेंट स्टेज के अंदर जाना है और उसे फिर से जो है सेल साइकिल में एंटर नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम ये होता है कि सेल को जो है नॉर्मल रखें, और सेल के अंदर अगर किसी भी तरीके का डैमेज है, किसी भी तरीके की अगर उसके अंदर कोई स्पिंडल असेंबली गलत हो गई है, तो उसको जो है वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाए, वहीं पर उसका जो है रिमूव कर दिया जाए अगर उसके अंदर कोई एरर है तो। अब हम बात करेंगे जो चेक पॉइंट्स हैं उनकी। चेक पॉइंट्स, तो चेक पॉइंट्स जो हैं वो मेजरली तीन जो है हमें तीन टाइप के जो चेक पॉइंट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है सेल साइकिल चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट। अब इस चेक पॉइंट की बात करते हैं। सेल साइकिल चेक पॉइंट जो है, सेल साइकिल चेक पॉइंट ये डिसाइड करता है कि सेल साइकिल को फिर से स्टार्ट करना है कि नहीं करना, या फिर एम फेज के बाद जो G1 फेज है उसे स्टार्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल साइकिल का जो चेक पॉइंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है कि G1 फेज के दौरान अगर सेल जो है वो इंटीग्रेट करे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं, ग्रोथ सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि EGF है तो EGF है, या फिर VEGF है, मतलब ये अलग अलग टाइप के जो है ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं जो कि इनिशिएट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल साइकिल को, कि एक सेल को ये सिग्नल मिले, स्टिमुली मिले कि वो सेल जो है अब डिवीजन स्टार्ट करे। तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट्स हैं उसका मतलब ये है कि वो उन इनहिबिटरी सिग्नल को या फिर उन एक्टिवेटिंग सिग्नल्स के ऊपर जो है रिस्पॉन्ड करे। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है एक्टिवेटर सिग्नल को तो सेल साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, एम के बाद जो सेल है वो फिर से G1 फेज में एंटर कर लेगी। लेकिन अगर वहाँ पर सिग्नल ये आया है कि इनहिबिट करना है, सेल साइकिल को अभी स्टार्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सेल जो है वो एम के बाद G0 फेज में एंटर करेगी और G1 फेज में नहीं आएगी। तो ये सब था सेल साइकिल चेक पॉइंट के अंदर। सेकंड जो फेज है वो कौन सा है? सेकंड फेज होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की बात करते हैं। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ये मॉनिटर करता है कि जो स्पिंडल है, यानी कि जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो क्रोमोसोम है, उसके साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी अटैचमेंट सही तरह हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि वहाँ पर अभी हमने काइनेटोकोर की बात कर रखी है प्रीवियस वीडियोज में। काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर एक मोटर प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर पर जो है क्या प्रेजेंट है? काइनेटोकोर जो है मोटर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर काइनेटोकोर हम लिख लेते हैं, काइनेटोकोर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर काइनेटोकोर से कौन अटैच करेगा? जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। इसके बारे में हमने बात करी थी कि तीन टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट? तो उनमें से एक कौन सा होता है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो कि काइनेटोकोर के साथ बाइंडिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो सेपरेशन होता है, जो सेग्रीगेशन होता है, वो किस टाइम पर होता है? वो होता है एनाफेज स्टेज के टाइम पर, जब दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, जो एक सिस्टर क्रोमेटिड अलग आ जाती है, एक सिस्टर क्रोमेटिड अलग आती है, दोनों पोल की तरफ मूव करती हैं, राइट? तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो स्पिंडल असेंबली है वो करेक्ट है कि नहीं। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो स्पिंडल की असेंबली है वो करेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल केस होता है,
जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये केस है, यहाँ पर 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट है, तो इसकी जो पुलिंग है वो इस साइड होगी, इसकी जो पुलिंग है वो इस साइड होगी। तो इसको पुल करने के लिए कौन, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उनकी जो बाइंडिंग है वो क्लियरली हुई है, तो हम इसे कहेंगे एम्फीटेलिक, इसे हम कहेंगे एम्फीटेलिक। ठीक है, एम्फीटेलिक तो यहाँ पर क्या है, बाईपोलर है, दोनों तरफ से जो है स्पिंडल के साथ अटैचमेंट करेक्ट है, और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है एनाफेज में कंप्लीटली एंटर कर जाएगा और एनाफेज में इनका सेग्रीगेशन कंप्लीटली हो जाएगा। अब चेक पॉइंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले जैसे कि मीरोटेलिक। ओके, अब आप समझिए मीरोटेलिक को, यहाँ पर ये क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ओके, एंड देन ये इसके साथ में जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसको अलग कलर से बना लेते हैं, तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मीरोटेलिक के अंदर सिर्फ एक, इन दोनों में से सिर्फ एक सेंट्रोमियर के साथ जो है अटैचमेंट हो गई माइक्रोट्यूब्यूल की। मान लीजिए यहाँ से अटैचमेंट इसकी रेड वाले जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड है उसके साथ हो रही है, और इस साइड से भी रेड वाले के साथ हो रही है, यानी कि इसके साथ तो हो नहीं रही, पर्पल कलर से जो बनाया गया है इसके साथ तो कोई अटैचमेंट है नहीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो इसे हमने क्या कह दिया, इसे कह दिया मीरोटेलिक, इसे कह दिया मीरोटेलिक। तो ये क्या है, एक एरर है जिसको हटाना जरूरी है। देन अनदर टाइप होती है मोनोटेलिक। मोनोटेलिक की बात करते हैं। मोनोटेलिक के अंदर क्या होता है, ये हमने, ये सेंट्रोमियर है बीच में, यहाँ पर फिर से अनदर एक क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर यहाँ पर है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये जुड़ी हुई हैं आपस में। तो जो अटैचमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे हो गई। मान लीजिए सिर्फ इस साइड अटैचमेंट है, इस साइड कोई अटैचमेंट है ही नहीं, तो इस कंडीशन को हमने कहा मोनोटेलिक कंडीशन, मोनोटेलिक। ओके, ऐसे ही एक होती है सिंटेलिक, एक होती है सिंटेलिक। सिंटेलिक में क्या होता है, ये क्रोमोसोम, यहाँ पर सेंट्रोमियर, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड, इसका सेंट्रोमियर, इसकी अटैचमेंट किस साइड वाले, इधर साइड से, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और इस वाले की जो पर्पल कलर से बनाया है इसकी भी इस साइड से। मतलब दोनों ही जो है वो एक ही पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों जो है एक ही पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे हमने कहा सिंटेलिक कंडीशन। अब इन डिफरेंट कंडीशंस को जो है चेक भी तो करना पड़ेगा कि जब तक एम्फीटेलिक कंडीशन नहीं है तब तक सेल की अगर हमने ये कंटिन्यू करवा दिया, इस प्रोसेस को एनाफेज में एंटर करने दिया, तो सेल के अंदर तो एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट काम कैसे करता है वो देखते हैं। अगर यहाँ पर जो केस है वो एम्फीटेलिक का होगा, एम्फीटेलिक की फिगर हम ऊपर समझ चुके हैं, तो एम्फीटेलिक का केस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि एम्फीटेलिक के केस में जो SAC है, SAC स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है वो क्या होगा, ऑफ होगा, ये होगा ऑफ। ऑफ होगा तो यहाँ पर इनके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, बब, राइट, यहाँ पर बब 3 प्रेजेंट होगा, मैड 3 होगा, मैड 2 होगा। तो ये क्या करेंगे, ये CDC20 के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो CDC20 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। CDC20 एक्टिव होगा तो अभी हमने समझा था कि CDC20 APC/C के साथ जो है ये बाइंड कर लेगा, बाइंड करने के बाद क्या कर देगा, ये कोहेसिन प्रोटीन जो है उसका ब्रेकडाउन करवा देगा, SCC1 का, SCC1 जो कि कोहेसिन प्रोटीन की एक सब यूनिट होती है, और उसका ब्रेकडाउन करवा देगा, तो एनाफेज के अंदर जो है सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कंडीशन हुई, मान लीजिए मोनोटेलिक, मोनोटेलिक कंडीशन हो गई, मान लीजिए डिसऑर्डर हो गया एक तरीके से, मतलब एरर आ गया यहाँ पर, तो क्या हुआ, यहाँ पर सैक जो है वो ऑन हो जाएगा, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बब 3 है, मैड 3 है, ये बब 3, मैड 3, और ये किसके साथ बाइंड कर लेंगे, हमारे CDC20 के साथ। CDC20 जिसका फ्री होना जरूरी है ताकि एनाफेज जो है वो कंप्लीट हो सके। और यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, मैड 2, ये इसके साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिव रखेंगे। इनएक्टिव रखेंगे तो APC/C जो है ये क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव रहेगा तो एनाफेज जो है वो नहीं हो पाएगी, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा एनाफेज स्टेज में। ओके, तो ये काम था स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का। तो जब तक प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगी तब तक जो सैक है वो इनहिबिट करके रखेगा APC/C को, और जो कि एनाफेज होने से कंट्रोल करेगा, एनाफेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सैक ने काम नहीं करा, मान लीजिए सैक में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, सैक जो है वो हमेशा के लिए ऑन हो गया, राइट, या सैक जो है वो ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो मतलब ये क्या है, इस
CDC20 को हमेशा जो है फ्री रखेगा, एक्टिव रखेगा, तो उसकी वजह से हमें एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलेगी। एन्यूप्लॉइडी हमें देखने को मिलेगी डॉटर सेल्स के अंदर। और एन्यूप्लॉइडी अगर देखने को मिलेगी तो एन्यूप्लॉइडी से क्या होगा कि जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस हैं, जो म्यूटेशंस हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, राइट। तो उनके बारे में हम जब म्यूटेशन डिस्कस करेंगे, म्यूटेशन की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एन्यूप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है, राइट। तो अब बात करते हैं लास्ट चेक पॉइंट की और इस वीडियो के लास्ट पार्ट की, जो कि है DNA डैमेज चेक पॉइंट। DNA डैमेज चेक पॉइंट। तो 3 टाइप के हमने चेक पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला था हमारा जो सेल साइकिल चेक पॉइंट था, दूसरा था स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, और ये है थर्ड DNA डैमेज चेक पॉइंट। नाम से पता लग रहा है ये क्या चेक करेगा कि DNA डैमेज तो नहीं है। सेल साइकिल के पूरे फेज के अंदर हर फेज को एंड होने के बाद ये चेक किया जाएगा कि जो DNA है वो कहीं पर उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कहीं पर DNA के अंदर कुछ बेस पेयर्स हैं, वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो नहीं हुई है, या फिर DNA का कोई पार्ट जो है वो हट गया है, या फिर जो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो एक स्ट्रैंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो चेक करी जाएंगी। और ये चेक करने के बाद तभी जो है फॉर एग्जांपल जो G1S जो चेक पॉइंट है वो इनहिबिट कर देगा G1S फेज ट्रांजिशन को, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का हमें जो DNA डैमेज है वो देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से DNA रेप्लिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से जो इंट्रा S चेक पॉइंट है वो क्या करेगा, DNA रेप्लिकेशन को नहीं होने देगा अगर इसे किसी तरीके का कोई वहाँ पर DNA डैमेज देखने को मिलता है। जो G2M चेक पॉइंट है वो क्या करेगा, माइटोसिस में एंट्री नहीं होने देगा अगर यहाँ पर इसे किसी तरीके का DNA के अंदर डैमेज देखने को मिलता है। जो DNA डैमेज के जो हमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा है, राइट, प्रोटीन 53 के टाइम पर हमें देखने को मिलता है, ATM पाथवे होता है, ATR पाथवे होता है। तो ये सब जो है ये हम कैंसर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कैंसर में ही जो है DNA डैमेज की जो है मेन जो हमें रोल समझना है। यहाँ पर सिर्फ हम ये याद रखना है कि DNA डैमेज चेक पॉइंट भी होता है, जो कि ये चेक करते हैं कि DNA के अंदर किसी तरीके का एरर ना हो। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।